हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे। स्टूडेंट, ये आपका सेट नंबर 16 है। यहाँ पर हम लोग 10 प्रॉब्लम लिए हैं। 10 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का भी डिस्कशन करेंगे। इस प्रॉब्लम में जो जो कॉन्सेप्ट आपका इंप्लीमेंट होगा स्टूडेंट आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्या करना, नोट्स करना है, और जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाएंगे उसको क्या करना, याद रखना है। वो भी प्रॉब्लम आपका आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलो स्टूडेंट, अब देखते हैं जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1। ये आपका स्टूडेंट सेट नंबर क्या है, आपका सेट नंबर आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका सेट नंबर हो जाएगा आपका 16। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16 सेट नंबर है। ये आपका सेट में आपका 10 प्रॉब्लम दिए हैं। इससे पहले 15 सेट क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट। आप 15 सेट को क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। ये आपका सेट नंबर 16 है। सेट नंबर 16 का पहला प्रॉब्लम है स्टूडेंट, क्या है समझते हैं। डैश इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन। मतलब पीएन जंक्शन में यदि हम लोग मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं कि वो आपका डैश टू द जंक्शन, जंक्शन क्या ना हो। तो ये बोल रहा है कि इसमें आपका स्टूडेंट जो होगा, जो रिवर्स बायस में जो वोल्टेज मैक्सिमम अप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम वोल्टेज जो रिवर्स बायस में जो अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट PIV। इसका फुल फॉर्म होगा पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज होगा PIV का। PIV एक ऐसा वोल्टेज है जो रिवर्स बायस में अप्लाई किया जाता है। वह इतना वोल्टेज है कि उससे यदि हम लोग ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो जंक्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस वोल्टेज तक वह जंक्शन क्या कर पाएगा, मतलब उसको सस्टेन कर पाएगा, विदाउट डैमेज होगा इतना वोल्टेज तक। उसके बियॉन्ड यदि ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो पीक इनवर्स वोल्टेज विदाउट डैमेज, मतलब उतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे रिवर्स में कि जंक्शन क्या हो, डैमेज नहीं हो। उसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। तो यहां पर होगा PIV इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डैश विदाउट डैमेज टू द जंक्शन। मतलब इसमें क्या भराएगा, विदाउट डैमेज टू जंक्शन। इसका मतलब इसको याद रखना है स्टूडेंट। आपसे पूछेगा कि पीक इनवर्स वोल्टेज किसको बोलते हैं, तो कोई भी डायोड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिवर्स बायस में कितना अप्लाई करे कि ये डायोड क्या हो, आपका डैमेज नहीं हो। क्या डैमेज नहीं हो, किस वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, PIV बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब कुछ कुछ पॉइंट लिखाएंगे स्टूडेंट। पहला नंबर प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, एक नंबर होगा, ए होगा। PIV इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू द जंक्शन, टू द पीएन जंक्शन डैश, मतलब विदाउट डैमेज टू द जंक्शन। मतलब उतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जंक्शन आपका क्या होगा, डैमेज नहीं होगा। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, PIV बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। आप कुछ बेसिक पॉइंट लिखाएंगे स्टूडेंट, उसको आपको याद रखना होगा। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम हॉल में उस तरह का प्रॉब्लम को आप सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज PIV कितना होता है, याद रखिएगा VM होता है। क्या होता है, VM होता है। नोट कॉपी में लिखो। अब देखो स्टूडेंट, आपका फुल वेव रेक्टिफायर में आपका दो तरह का होता है। क्या होता है, एक सेंटर टैप और एक क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। एक होता है सेंटर टैप और एक क्या होता है स्टूडेंट, ब्रिज रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, अरे क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर। याद रखोगे, ठीक है। यदि स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में आपका PIV कितना होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो आपको याद रखना होगा 2 VM होता है। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्रिज रेक्टिफायर में PIV का वैल्यू कितना होता है, याद रखोगे VM होता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, VM होता है। आपको याद रखोगे फुल वेव रेक्टिफायर में, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM होगा और ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, VM होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, तो बोलना VM। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, 2 VM।
फुल वेव रेक्टिफायर के ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, Vm होता है। इसको आप याद रखोगे स्टूडेंट, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। पीक इनवर्स वोल्टेज का मतलब होता है उस तरह का वोल्टेज जो रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे उतना लिमिट तक क्या करेगा, डिवाइस आपका डैमेज नहीं होगा। उससे यदि ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो डिवाइस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। चलो अब देखो, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल वैल्यू। ये आपका डेसिमल वैल्यू दिया गया स्टूडेंट, क्या दिया गया 20 और बेस क्या दिया गया 10 दिया गया। डेसिमल का जो बेस होता है, नोट पॉइंट करके लिखो, डेसिमल का जो बेस होता है, डेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। डेसिमल को कहाँ से लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक लिखने का तरीका है। चलो अब डेसिमल को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी में। कुछ नहीं करना, 2 से भाग देना, भागफल को यहाँ पर लिखना है और शेषफल को इधर लिखना है। 2 से भाग देंगे 5 बार में जाएगा, शेषफल आपका 0 होगा। 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, शेषफल आपका 1 होगा। 2 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, शेषफल आपका 0 होगा। नीचे से ऊपर क्यों लिखना, 1 0 1 00 हो जाएगा। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर का क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा 1 0। अब देखो 1 0 1 0 0 कौन सा होगा आंसर, आपका डी होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि दिया जाएगा स्टूडेंट, यदि कोई नंबर आपका डेसिमल में रहेगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो उस डेसिमल नंबर को 2 से भाग देंगे, यहाँ पर भागफल को लिखेंगे, यहाँ पर शेषफल को लिखेंगे, तब तक प्रोसीड्यूर करते जाएंगे जब तक उसका भागफल 2 से छोटा ना हो जाए, तब तक ये काम करेंगे। करने के बाद नीचे से ऊपर की ओर डाटा को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेसिमल का क्या हो जाएगा, बाइनरी कन्वर्सन हो जाएगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम 3 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। 3 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी आपका एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तब आप क्या करो स्टूडेंट, 3 नंबर प्रॉब्लम को देखो। 3 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अब देखो, ये 4 पोल 3 फेज इंडक्टिव मोटर ऑपरेट फ्रॉम ए सप्लाई विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर। रोटर का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है स्टूडेंट। तो ये एक फॉर्मूला होता है, रोटर का फ्रीक्वेंसी होता है एस इंटू क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एस इंटू क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो स्टूडेंट, एफ मतलब एफ आर का मतलब होता है रोटर का फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी, रोटर, लिख लो रोटर फ्रीक्वेंसी। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। रोटर फ्रीक्वेंसी हो गया स्टूडेंट। एस का मतलब क्या होता है, स्लिप होता है, ठीक है। और एफ एस का मतलब क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसको एफ एस लिख लेते हैं। एफ एस का मतलब क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो स्टूडेंट, इसको आप बना लेंगे 1 सेकंड में, आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप याद रख सकते हो। रोटर स्पीड इज इक्वल टू स्लिप मल्टीप्लाई क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया स्टूडेंट, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा। और स्लिप का वैल्यू कितना दिया गया स्टूडेंट, दिया गया 0.06। इसको कैंसिल करेंगे, इसको हटाएंगे पॉइंट को तो 100 आएगा। 50 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा स्टूडेंट। 6 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हट जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 हट जाएगा। इसका मतलब रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आपको ये याद रखना है, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, स्लिप गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्लिप गुना सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये फॉर्मूला को क्या करना, रट जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 नंबर का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, आप देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड एज ए फॉसिल फ्यूल इन द इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में फॉसिल फ्यूल के रूप में किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, सोलर लाइट, वाटर, वाइंड और कोल। तो फॉसिल फ्यूल के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कोल हो जाएगा। इसका मतलब 4 नंबर का जो आंसर होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल में किसका यूज करते हैं, आपका पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में फॉसिल फ्यूल के रूप में किसका यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट 4 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। 4 प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं 5 नंबर। अब देखो स्टूडेंट, 5 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। इसको आपको आंसर क्या करना होगा, याद रखना होगा। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो क्या बोल रहा है, it is desired to transmit electric power from a distance of 200 km. What could be the most economical transmission voltage? इसका जो मोस्ट इकोनॉमिकल
जो आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा स्टूडेंट, आपका जो दिया गया है, इट इज डिजायर्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम ए डिस्टेंस, कितना, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के लिए जो होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, 132 किलो वोल्ट। क्या होता है, 132 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट। इसका मतलब स्टूडेंट आपका 5 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। 6 का सॉल्यूशन बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, ए इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स ए करेंट of 8 ampere. The motor has an efficiency of 80%. Determine the output of the motor, मतलब आउटपुट पावर निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वाट में दिया गया है। तो आपको बता चुके हैं स्टूडेंट, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, लिखो फॉर्मूला, आउटपुट पावर डिवाइडिंग बाय क्या होगा स्टूडेंट, इनपुट पावर होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, इफिशियंसी बोलेंगे। ठीक है, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडिंग बाय क्या होगा, इनपुट पावर होगा। चलो इफिशियंसी कितना दिया गया स्टूडेंट, इफिशियंसी आपका कितना दिया गया, 80% दिया गया है। 80% परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो 80 बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 80 बटा क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 8 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी आपका 8 बटा 10 हो गया। चलो आउटपुट पावर आपको निकालना है, इनपुट पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा, इनपुट वोल्टेज गुना क्या होगा, इनपुट करंट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है, 220, और इनपुट करंट दिया गया आपका 8। इसका मतलब इनपुट पावर हो जाएगा स्टूडेंट 220 गुना क्या हो जाएगा, 8। चलो अब देखो, अब इस फॉर्मूले में हम पुट ऑफ करते हैं तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर, मेरे को पता नहीं है उसको x मान लेंगे। इनपुट पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 220 गुना क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब देखो आपका इफिशियंसी कितना है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 10। 8 बटा 10 इज इक्वल टू एक्स, और क्या हो जाएगा आपका 220 गुना क्या हो जाएगा, 8। ये कट गया स्टूडेंट, इसका मतलब 22, और क्या हो जाएगा 8, और क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा x, 8 कितना हो जाएगा 64, और गुना क्या हो जाएगा स्टूडेंट 22। इसका मतलब आउटपुट पावर, इसको गुना कर लेंगे, 64 गुना क्या हो जाएगा 22, जो आएगा वही होगा। 4 दूगनी 8 हो जाएगा, 6 दूगनी 12 हो जाएगा स्टूडेंट, 4 दूगनी 8, 6 दूगनी 12 हो जाएगा। इसका मतलब 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 2 के 3 के 4 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका मतलब 1408 वाट आ जाएगा स्टूडेंट। ये हो जाएगा आपका आउटपुट पावर कितना हो गया, 1408। इसका मतलब स्टूडेंट आउटपुट पावर निकालने के लिए बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 1408 वाट होगा, 1408 वाट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा फिर से, इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडिंग बाय इनपुट पावर। इफिशियंसी आपका दिया गया है, इनपुट पावर इनपुट वोल्टेज गुना इनपुट करंट होगा। इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट दिया गया, पावर इनपुट निकल जाएगा। पावर इनपुट के जगह पर स्टूडेंट ये पुट करेंगे, इफिशियंसी का वैल्यू आपका 8 बटा 10 है। आउटपुट पावर आपको निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालेंगे स्टूडेंट, 1400 क्या होगा 8 होगा। इसका मतलब आउटपुट पावर जो होगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा 1408 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1408 हो जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इफिशियंसी का बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको आपको क्या करना है याद रखना है। यहाँ से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। चलो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं कि 7 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। 7 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो अब 7 नंबर में क्या बोल रहा है, हाउ टू एस्टिमेट द सेल्फ induced EMF in a coil with L as a self inductance of carrying a current IT। कुछ नहीं स्टूडेंट, इंडक्टर के केस में करंट का इक्वेशन, इंडक्टर के केस में आपका वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, कुछ नहीं है। ये आपका V इक्वल टू क्या होगा L DI बाई क्या होगा DT होगा। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा V अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू L DI बाई क्या होगा DT होगा। वही बोल रहा है कि आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए कॉइल विथ L एज सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैरिंग करंट IT। कुछ नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। VL इज इक्वल टू हो जाएगा L DI विद रिस्पेक्ट टू T बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट DT हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा, L DI बाई क्या होगा DT होगा।
टी के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो चलो डी आई बाई क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो स्टूडेंट आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने आना चाहिए। इसमें आपका एक सर्किट दिया गया, सर्किट में आपका करंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा। चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। प्रॉब्लम नंबर 8 स्टूडेंट, अब देखो एक आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर प्लस और माइनस है, ये आपका 30 वोल्ट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है स्टूडेंट 4 ओम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या दिया गया है, 4 ओम दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या है, प्लस माइनस करके इस तरह करके कनेक्टेड है। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये आपका 40 वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका टर्मिनल क्या हो जाएगा, ग्राउंड कंसीडर कर लेंगे। यहाँ का पोटेंशियल मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको I1 और I2 का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलो नोड पोटेंशियल से हम लोग नोड का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर नोड लगाते हैं स्टूडेंट, तो V माइनस क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, 4 नोड लगाएंगे, ठीक है। V माइनस 0/2 होगा तो V बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, V माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 40 बटा कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलो यहाँ पर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो V माइनस क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो V माइनस 30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V माइनस क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो V माइनस क्या हो जाएगा 30 और क्या हो जाएगा 2V और क्या हो जाएगा V और माइनस क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 2V प्लस V 3V एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4V और ये उधर जाएगा तो 70 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 70/4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब V का वैल्यू होगा स्टूडेंट 35/2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 35/2 वोल्ट आएगा, ठीक है। V का पोटेंशियल निकल गया। अब I1 का वैल्यू निकालना होगा स्टूडेंट। चलो अब I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, V का पोटेंशियल आपका निकल गया। V का पोटेंशियल कितना निकल गया आपका, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 35/2 वोल्ट, 35/2 वोल्ट। चलो अब देखो स्टूडेंट I1 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, यहाँ का पोटेंशियल 30 है, यहाँ का पोटेंशियल 35/2 है। इसका मतलब 30 माइनस 35/2 डिवाइडिंग बाई 4, वही जो ये करंट जो पास करेगा स्टूडेंट वही आपका क्या होगा I1 होगा। इसका मतलब I1 का जो वैल्यू होगा 30 माइनस 35/2 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 60 माइनस क्या हो जाएगा 35, ये 2 नीचे आएगा, 2 गुना 4 मतलब 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5 ये 25 हो जाएगा बटा 8 हो जाएगा। 8 से कैंसिल करेंगे 3.125 आएगा एम्पियर। इसका मतलब स्टूडेंट I1 का जो वैल्यू होगा 3.125 एम्पियर आएगा, ठीक है। I1 का वैल्यू निकल गया 30 माइनस 35/2 डिवाइडिंग बाई क्या होगा 4 होगा। 30 माइनस 35/2 डिवाइडिंग बाई क्या होगा 4 होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू निकल जाएगा। चलो स्टूडेंट I2 का वैल्यू निकालेंगे, तो I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो I2 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। I2 का वैल्यू निकालते हैं। I2 का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या 40 है, यहाँ का 35/2 है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, का की डायरेक्शन इस वे है तो 40 माइनस क्या करना होगा 35/2 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 80 माइनस 35 बटा क्या हो जाएगा 4 दूगनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट 5 हो जाएगा, 45 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 5 ये इसको कैंसिल करेगा स्टूडेंट तो 5.625 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 5 भाग दे दो, 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरी तो कैंसिल नहीं होगा बट इसको 8 से भाग देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा आपका 5.625 होगा। इसका मतलब है I2 का जो वैल्यू होगा वो आपका 5.625 होगा और I1 को जो वैल्यू होगा 3.125 होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट ए हो जाएगा। आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लगाना होगा, नोड लगाना होगा। यदि आप यहाँ का नोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको ब्रांच करंट निकल जाएगा 30 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडिंग बाई 4। अब देखो डायरेक्शन इस वे है तो 40 माइनस ये पोटेंशियल डिवाइडिंग बाई क्या करोगे 4, सॉल्व करोगे आपका I1 और I2 का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाएगा स्टूडेंट तो आप बेहद इजी कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। नोड ही आपका क्या होगा इजी कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे मेस कॉन्सेप्ट लगा के भी बना सकते हो बट नोड कॉन्सेप्ट क्या होगा इजी होगा इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। इसका मतलब 8 नंबर का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए 9 नंबर प्रॉब्लम।
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब बताओ स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम हॉल में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये बार बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो चलो स्टूडेंट, आप नोट पॉइंट करके 9 का सॉल्यूशन लिखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है, वेबर होता है, याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। फ्लक्स को फाई से डिसाइड करते हैं, और फ्लक्स का यूनिट जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, वेबर होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो आपका यूनिट होगा स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला भी याद रखना है और आपका यूनिट भी याद रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बोलेंगे स्टूडेंट बी, और बी का जो फॉर्मूला होता है फाइव बटा क्या होता है, ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को सूचित करते हैं बी से, फाइव बटा ए होगा फॉर्मूला। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइव बटा क्या हो जाएगा, ए फाइव हो जाएगा फ्लक्स, क्या फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, एरिया, और इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सूचित करते हैं किससे, बी से। किससे सूचित करते हैं, बी से। ठीक है, किससे सूचित करेंगे, बी से। बी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव बटा ए होगा। फाइव का मतलब फ्लक्स, ए का मतलब एरिया। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होगा स्टूडेंट, फाइव का मतलब फ्लक्स का यूनिट अभी बताए थे वेबर। क्या बताए थे, वेबर। और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होगा स्टूडेंट, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। इसी को दूसरा भाषा में लिखते हैं टेस्ला। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, टेस्ला। क्या लिखते हैं, टेस्ला। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा फाइव बटा ए होगा। फाइव होता फ्लक्स, ए होता एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होगा स्टूडेंट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। या तो इसका दूसरा यूनिट होगा स्टूडेंट टेस्ला। दूसरा यूनिट क्या होगा, टेस्ला। इसका मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, टेस्ला। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये आपका 9 नंबर प्रॉब्लम का क्या है, कॉन्सेप्ट है। इतना सारा चीज को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला फाइव बटा ए होता है। फाइव होता फ्लक्स, ए होता एरिया। फाइव का मतलब होता है फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट होगा स्टूडेंट वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। इसी को दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, टेस्ला। दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, टेस्ला। ये दोनों बराबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या तो टेस्ला। चलो स्टूडेंट, अब लास्ट वाला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम का आंसर क्या है, चलो अब देखते हैं लास्ट वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिलिकॉन एंड फास्फोरस। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। किसी भी एटम के जो बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टूडेंट, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आपको बता चुके हैं कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, ये आपका क्या है, सिलिकॉन है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। क्या, एटॉमिक नंबर, याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसका मतलब परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो 14 को ब्रेक करेंगे स्टूडेंट KLMN सेल में, तो 2 8 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा सिलिकॉन का वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको याद रखना होगा। V का मतलब वैलेंस, C का मतलब इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। चलो स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। इसको बोलते हैं फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है स्टूडेंट 15 होता है। तो आपको 15 को ब्रेक करना, तो आप कैसे ब्रेक करोगे, आप ही बताओ। पहला सेल में 2 होगा, दूसरा सेल में 8 होगा। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। बचा कितना, 5। इसका मतलब बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा स्टूडेंट, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा। किसमें, फास्फोरस में। P का मतलब क्या होता है, फास्फोरस। फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको इस तरह करके ही ब्रेक करके आपको क्या करना, लिखना है। इसका मतलब फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट, वो आपका 5 हो जाएगा। और सिलिकॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब सिलिकॉन का 4 और फास्फोरस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 5 जिसमें आंसर होगा स्टूडेंट, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट ए होगा। क्या बोल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिलिकॉन एंड फास्फोरस। सिलिकॉन और फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। सिलिकॉन का 4 होगा, फास्फोरस का क्या होगा स्टूडेंट, 5 होगा। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक आप एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 32।
2 8 और क्या होता है 18 और क्या होगा 4 होगा। कैसे 18 और 4 18 और 2 20 20 और 8 28 28 29 30 31 32। इसका मतलब जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा कितना होता है 4 होता है। इसका मतलब जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। एल्युमिनियम का पूछेगा स्टूडेंट, मान लेते कि एल्युमिनियम का पूछेगा तो 13 होता है। 13 को ब्रेक करेंगे तो 2 8 और क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब एल्युमिनियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह करके क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। आपसे कुछ भी पूछे आप बेहद इजी तरीका से आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। इसका मतलब है एल्युमिनियम को क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट बोलेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोलेंगे, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3 है, ठीक है। और फास्फोरस को क्या बोलेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी बोलेंगे, क्योंकि फास्फोरस का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछेगा कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट का एक एग्जांपल बताओ, तो आपको बोलना है एल्युमिनियम। और आपसे पूछेगा कि पेंटावेलेंट एटम का नाम बताओ, तो आपको बोलना है क्या, बोलना है फास्फोरस। ये आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। डायोड जो बेसिकली बनता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही डायोड बनता है। सिलिकॉन डायोड का जो कटिंग वोल्टेज होता है वो आपका क्या होता है, याद रखोगे 0.7 वोल्ट होता है। और आपका जर्मेनियम डायोड का जो कटन वोल्टेज होता है वो 3 वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डायोड जो बेसिकली जो बनता है वो आपका सिलिकॉन और क्या बनता है, जर्मेनियम का बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। डायोड जो बेसिकली बनता है, यहाँ पर लिखो नोट पॉइंट करके, डायोड जो बेसिकली जो बनता है 2 तरह से बन सकता है, या तो सिलिकॉन से बनेगा या तो क्या बनेगा, जर्मेनियम से बनेगा। देखो, या तो सिलिकॉन से बनेगा या तो क्या बनेगा, जर्मेनियम से बनेगा। यदि सिलिकॉन से बनेगा स्टूडेंट, तो इसका कट इन वोल्टेज लिख लो, कट इन वोल्टेज कितना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। कटिंग वोल्टेज को क्या लिखते हैं, भी और टाउ से सूचित करते हैं, ये होता है 0.7 वोल्ट। कटिंग वोल्टेज 0.7 होता है इसका। जर्मेनियम का जो कटिंग वोल्टेज होता है स्टूडेंट, कट इन वोल्टेज, वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में बार बार पूछा गया है, इसीलिए हम नोट पॉइंट करके लिखवा दे रहे हैं। भी और टाउ मतलब कटिंग वोल्टेज को सूचित करते हैं, इसका 0.3 वोल्ट होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है, इसका आपका ये इसका पहला पॉइंट है, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट 14 होता है, जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है 32 होता है, ठीक है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, ये आपका 4 होता है, ये याद रखोगे। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है 4 होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसका सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप याद रखना है, एनर्जी बैंड गैप पूछता है, सिलिकॉन का कितना होता है, एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का स्टूडेंट क्या होता है आपका 1.21 होता है। कितना होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपका टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री केल्विन पर। कितना डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर जो होता है आपका क्या होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी का आपका बैंड गैप 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है स्टूडेंट, जब आपका टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब सिलिकॉन का 0 केल्विन पर जो एनर्जी बैंड गैप होता है स्टूडेंट 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आपको याद रखना है एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 केल्विन में होता है, और आपका 300 केल्विन पर हो जाएगा स्टूडेंट 1.11 इलेक्ट्रन वोल्ट। दोनों कंसेप्ट को याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, इसका जो एनर्जी गैप होगा, किसका एनर्जी बैंड गैप किसका जर्मेनियम का लिखो यहाँ पर जर्मेनियम का स्टूडेंट, जर्मेनियम का जो होगा आपका यहाँ पर ऐसा करके लिख लो, जर्मेनियम का जो होगा स्टूडेंट 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कब होगा, जब आपका 0 केल्विन होगा तब। स्टूडेंट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा कब, जब आपका केल्विन बढ़ाओगे 300 केल्विन करोगे तब। इसका मतलब है स्टूडेंट एनर्जी बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम 0 केल्विन में 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 300 केल्विन में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह करके छॉक करके बना लो, सिलिकॉन और ये आपका क्या जर्मेनियम है, ठीक है। ऐसे करके डायग्राम खींच लो, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे खींच लो। ये 0 केल्विन हो गया स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया 300 केल्विन हो गया। सिलिकॉन का 0 डिग्री केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 300 केल्विन पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन पर 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। जर्मेनियम का 300
केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। सिलिकॉन का 0 डिग्री केल्विन में एनर्जी बैंड गैप ये होता है 1.21, क्या होता है 1.21 होता है, और 300 केल्विन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन पर 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 300 केल्विन में क्या होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलो सिलिकॉन डायोड का जो आपका रिवर्स करंट जो मेजर करते हैं, इसका रिवर्स बायस करंट जो मेजर होता है स्टूडेंट, किसका, सिलिकॉन का रिवर्स बायस करंट कितना होता है, रिवर्स बायस करंट जो होता है स्टूडेंट, याद रखना है, ठीक है। सिलिकॉन का रिवर्स बायस करंट जो होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है ये नैनो एम्पियर में होता है। क्या होता है, नैनो एम्पियर में होता है, ठीक है। और जर्मेनियम का स्टूडेंट रिवर्स बायस करंट जो होता है वो आपका क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। ये आपको याद रखना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलिकॉन का रिवर्स बायस करंट नैनो एम्पियर में होता है, जर्मेनियम का रिवर्स बायस करंट जो होता है आपका माइक्रो एम्पियर में होता है। आज सिलिकॉन और जर्मेनियम का दोनों का, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का जो फॉरवर्ड बायस करंट होता है स्टूडेंट, फॉरवर्ड बायस करंट FB मतलब फॉरवर्ड बायस करंट आपको लिख लेना, शॉर्ट में लिख दिए, ये होता है मिली एम्पियर में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का फॉरवर्ड, F का मतलब फॉरवर्ड, B का मतलब बायस करंट जो आपका यूनिट होगा मिली एम्पियर में होगा। जर्मेनियम का जो आपका रिवर्स बायस करंट होगा माइक्रो एम्पियर में होगा। सिलिकॉन का रिवर्स बायस करंट जो होगा नैनो एम्पियर में होगा। ये आपको याद रखना है। दोनों में से सबसे बढ़िया डायोड किसका बनता है, सिलिकॉन का बनता है, क्योंकि सिलिकॉन का रिवर्स बायस करंट क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है जर्मेनियम की तुलना में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जर्मेनियम डायोड का यूज ना करके ज़्यादा हम लोग सिलिकॉन डायोड का यूज करते हैं। टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होता है सिलिकॉन ज़्यादा करता है स्टूडेंट, किसके तुलना में, जर्मेनियम की तुलना में। सिलिकॉन जो आपका 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, बट आपका जर्मेनियम जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है। इसका मतलब है सिलिकॉन हाई टेम्परेचर हैंडलिंग डिवाइस है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सिलिकॉन डायोड ज़्यादा बनाते हैं बनिस्पत टू जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम का टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, सिलिकॉन का ज़्यादा है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका मतलब है ये आपका डायोड का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं स्टूडेंट, आपको याद रखना है। डायोड आपका बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना रहता है। सिलिकॉन का कटिंग वोल्टेज 0.7 होता है, जर्मेनियम का कटिंग वोल्टेज 0.3 होता है प्रैक्टिकल केस में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। एनर्जी बैंड गैप सिलिकॉन का 0 डिग्री केल्विन में 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 300 केल्विन में क्या होता है, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन में 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 300 केल्विन में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आपको बोलना है कि एनर्जी बैंड गैप और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो आपको बोलना इनवर्सली रिलेशन है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, घटेगा। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब एनर्जी बैंड गैप जो होगा स्टूडेंट, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/T होगा। 1/, क्या होगा, T होगा। आपको याद रखना होगा 1/, क्या होगा, T होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, घटेगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, तो आपको बोलना है क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट टाइप का बता रहे हैं कि पूरा कम टाइम में ज्यादा पोर्शन आपका क्या हो जाए स्टूडेंट, कवर हो जाए, ठीक है। डायोड जो बेसिकली होता है वन टाइप्स ऑफ स्विचिंग डिवाइस है। इसमें 2 टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड। यदि स्टूडेंट एनोड आपका ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट, डायोड फॉरवर्ड बायस में कब होगा, जब आपका एनोड का कनेक्शन पॉजिटिव से और कैथोड का कनेक्शन निगेटिव से होगा तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट, यदि एनोड का कनेक्शन आपका निगेटिव से हो जाएगा, कैथोड का कनेक्शन पॉजिटिव से हो जाएगा तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, तो स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इतना सारा चीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्लास जो है स्टूडेंट, आपका प्रॉब्लम से ही हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट क्लास, प्रॉब्लम विद द क्या है, कॉन्सेप्ट क्लास है। 10 गो प्रॉब्लम ले रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और 10 गो प्रॉब्लम में से जितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उसको सब चीज को डिटेल कर रहे हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी को भी बता दे रहे हैं स्टूडेंट, जिससे कि आपका प्रॉब्लम से ही आपका क्या हो जाए, थ्योरी
कवर हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, बेनिफिट उठा सके। 16 सेट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट, मोटा मोटी 160 प्रॉब्लम डिस्कशन कर चुके हैं। सभी प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है, और नोट्स बना के क्या करना है, सभी का आंसर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आप आंसर को क्या कर लो, याद कर लो। सीधी भाषा में हम बोल रहे हैं, इसका आंसर को क्या कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये सब प्रॉब्लम का आंसर आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम।